और अब रूस के ऑयल डिपो में भीषण आग की तस्वीर आपके सामने, जहां अज़ोव के ऑयल डिपो में लगी आग की ये तस्वीर सामने आई है। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत की। आग लगने से पूरा ऑयल डिपो तबाह हो गया। ऑयल डिपो में लगी आग बेकाबू होती रही। घंटों दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची। अज़ोव के ऑयल डिपो में लगी आग की ये तस्वीर सामने आई है। और अब अमेरिका के शिकागो में एक गोदाम में लगी आग की तस्वीर आपके सामने होगी। आग की चपेट में कैसे पूरा इलाका आ गया। मीलों दूर तक भीषण आग की ये लपटें नजर आ रही थी। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया, लेकिन कोशिश ये की गई कि आसपास के पूरे इलाके को खाली करा लिया जाए, क्योंकि आग तेजी से फैलती रही। आग की चपेट में पूरा इलाका आ गया। घंटों मशक्कत की गई इस आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन प्राथमिकता ये थी कि जल्द इलाके को खाली कराया जा सके, क्योंकि मीलों दूर तक भीषण आग की ये तस्वीर नजर आ रही थी। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, दुनिया एक और युद्ध की चपेट में आने वाली है। यह युद्ध अब तक का सबसे भीषण युद्ध होगा, क्योंकि अब यह तय हो गया है कि इजरायल गाजा के बाद लेबनान में भी युद्ध छेड़ने की तैयारी में है। फैसला हो चुका है, तैयारी हो चुकी है। किसी भी वक्त इजरायल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ लेबनान के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है। आईडीएफ के निशाने पर होंगे लेबनान में छिपे हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्लाह इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमलों को भी अंजाम दे रहा है। लेकिन पिछले दिनों स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई। हिजबुल्लाह पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। अब इसी आक्रामकता को चुनौती देने का मन इजरायल बना चुका है। इसलिए लेबनान में ऑपरेशन चलाने की इजरायली तैयारी को लेकर यह पहली बड़ी खबर आपके सामने, जहां लेबनान में आक्रामक युद्ध योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आईडीएफ कमांडर ओरी गॉर्डन ने दी मंजूरी। ऑपरेशनल डायरेक्टोरेट ओडेड बासियुक की यह हरी झंडी, जहां आईडीएफ की उत्तरी कमान को ऑपरेशन की अनुमति मिल चुकी है। अब इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाएगा, इसको लेकर भी बड़ी खबरें हमारे पास हैं, क्योंकि ये तय है कि दुनिया में एक और युद्ध छिड़ने वाला है। इजरायल गाजा के बाद लेबनान पर भी हमले की योजना बना रहा है। आखिर कैसे इजरायल लेबनान में अटैक करेगा, डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां लेबनानी सीमा पर आईडीएफ सैनिकों की भारी तैनाती को लेकर खबर है। भारी भरकम युद्धक हथियार सीमा पर लाए जा रहे हैं। आईडीएफ के जवान लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इजरायल के निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। मई में आईडीएफ प्रमुख हर्जी हेलेवी ने उत्तरी कमान का आकलन भी किया था और मई में ही हिजबुल्लाह के खिलाफ आक्रामक हमले की तैयारी की जिस तरीके से घोषणा की गई। मेरे सहयोगी मनीष झा के साथ साथ सुमित चौधरी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, सबसे पहले इस प्लान के तहत क्या रुख इजरायल अपना रहा है, ये देखने के लिए कि हिजबुल्लाह का मुकाबला वो किस फ्रंट पर और किस हद तक कर पाएगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हिजबुल्लाह काफी हद तक प्रोवोक कर रहा है इजराइल को। और पिछले कुछ घंटे पहले जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करके बताया कि कैसे उसके ड्रोन हाइफा पोर्ट तक पहुंच जा रहे हैं, हाइफा के पास मौजूद इजराइल के तमाम जो मिलिट्री एसेट्स हैं उसका वो वीडियो में दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे टारगेट पर हो, हम जब चाहें आपको निशाना बना सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या इजराइल के लिए आसान होगा? देखिए, हमने देखा कि बीते 7-8 महीने में हमास के साथ जंग लड़ने में इजराइल के अच्छे खासे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अमेरिका से भी हथियार का आना बाकी है, उसमें देरी हो रही है। ऐसे में हिजबुल्लाह के साथ आईडीएफ की सीधी टकराहट इतनी आसान नहीं होने वाली है जितना इजराइल समझता है या इजराइल अपने सहयोगी देशों को बताना चाहता है। ये एक मुश्किल जंग होगी। 2006, 2014 इसका गवाह है। और अगर 2024 में हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल होता है तो परिणाम कुछ भी हो सकता है, और वो एक इजराइल के खिलाफ भी। बिल्कुल, इजरायल के खिलाफ हो सकता है। लेकिन सुमित, क्या हम इसको वॉर कैबिनेट के लिए गए फैसले से जोड़कर देखें? क्योंकि क्या नेतन्याहू वो इम्यूनिटी चाहते थे? अगली खबर यही है, अमेरिका नाखुश है नेतन्याहू के एक्शन से, लेकिन क्या वो इस तरीके की इम्यूनिटी या फ्री हैंड चाहते थे कि वो युद्ध का विस्तार कर सके अपने लिहाज से मुकाबला हिजबुल्लाह से करने के लिए?
देखिए सूरभि, जिस तरीके से मनीष ने बोला कि इस समय आसान नहीं होगा इजराइल के लिए, खासतौर पर लेबनान या फिर आप कह सकते हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ, लेकिन ज़रूरी होगा। ज़रूरी इस वक्त इसलिए है क्योंकि हिजबुल्लाह जिस तरीके से ताकतवर हो गया है, लगातार सीरिया के अंदर देखा है कि जो ताकतवर जो फोर्सेज हैं वो लगातार अटैक कर रही हैं। इजराइल की ज़रूरत बन चुका है, इजराइल को अटैक करना पड़ेगा। और वॉर कैबिनेट में डिसीजन इसलिए चेंज किया गया, इसलिए भंग की गई क्योंकि अब नेतन्याहू ये चाहते हैं कि इस वॉर को, इस प्लान्स को लीक ना होने पाए, यानी लगातार क्लोज सर्किट में रहे, क्लोज लोगों के साथ ही रहे। और क्या इजराइल करने वाला है इसकी जानकारी सिर्फ वो अमेरिका को दे, इसके अलावा कोई जानकारी बाहर ना निकले। इसी वजह से अमेरिका को अगर ये जानकारी सुमित दी भी जाती है तो लेबनान के खिलाफ इसी युद्ध नीति से तो अमेरिका भी नाखुश है। यही अगली बड़ी खबर है, क्योंकि लेबनान पर हमला अमेरिका नहीं चाहता और पेंटागन की तरफ से भी कहा गया कि लेबनान और इजराइल बॉर्डर पर बड़े युद्ध वो नहीं चाहता है। अब जिस तरीके से अमेरिका रिएक्ट कर रहा है और जिस तरीके से इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन प्लान की तैयारी को अब एग्जीक्यूट करने की बात कर रहा है, जाहिर सी बात है बड़ी खबर उस लिहाज से है जहां पेंटागन की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि लेबनान इजराइल बॉर्डर पर युद्ध बड़े स्तर पर ना हो, वो नहीं चाहते कि युद्ध का विस्तार। अब गाजा के बाद लेबनान इजराइल का ये बारूदी प्लान आखिर है क्या, संकेत क्या मिल रहे हैं इसकी तैयारी को लेकर, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि खबरें यहां पर ये सामने आई कि लेबनान में तबाही मचाने की ये तैयारी है, जहां हिजबुल्लाह को मिटाने की कोशिश के तहत ये प्लान तैयार किया गया है। संकेत इसमें ये साफ है कि अब लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ की ड्रिल्स को अंजाम दिया जा रहा है और लेबनान के अंदर घुसकर ऑपरेशंस को अंजाम देने से पहले ये ड्रिल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वजह क्या है, लेबनान से इजराइल पर रॉकेट अटैक और उसी के बाद किस तरीके से लगातार इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन की कोशिश कर रहा था। वजह साफ है मनीष, हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमलों को जवाब देने की इजराइल की अब तैयारी। देखिए, हमें समझना होगा कि आखिर क्या नौबत आई है कि इजराइल और लेबनान जो कि हिजबुल्लाह है तो उसके बीच में जंग हो रही है। 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया, उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पर इजराइल का एक्शन शुरू हुआ। हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर इजराइल गाजा पर कार्रवाई करेगा तो हम भी सपोर्ट करेंगे हमास को और हम भी लड़ाई करेंगे। अब अगर गाजा पर लड़ाई बंद हो जाती तो हिजबुल्लाह शायद नहीं लड़ता, और शुरू में इजराइल भी चाहता था कि बातचीत से मामला खत्म हो। मेरी चिंता क्या है कि इजराइल की सबसे बड़ी ताकत क्या है, इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है उस इलाके में अमेरिकी प्रभाव, क्योंकि अमेरिका के प्रभाव, अमेरिका के हथियार के बगैर इजराइल के लिए लड़ना आसान नहीं होगा। अमेरिका इस बात को समझता है कि इस वक्त अमेरिका के माथे पर बहुत सारे झंझट है। रूस यूक्रेन का अलग युद्ध है, ताइवान का अलग संकट है, कोरियन प्रायद्वीप अलग सुलग रहा है। ऐसे में लेबनान का नया फ्रंट वो कहां से कितना हथियार सप्लाई कर पाएगा, और नहीं बड़ा तो लास्ट सवाल में है कैसे कि उसकी बचेगा? तैयारी को लेकर भी तो मनीष आपने खबर दी, जहां इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की ये तैयारी है, जहां हिजबुल्लाह ने अब इजराइल के 14 ठिकानों की रेकी भी कर ली है और 48 घंटे के सीज फायर में हिजबुल्लाह ने ये रेकी की। हिजबुल्लाह ने हाइफा एयरफील्ड की मैपिंग भी बाकायदा की है। तो इजराइल के 14 ठिकानों में रेकी को लेकर फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिजबुल्लाह ने ये रेकी की है और बाकायदा पूरे इलाके की मैपिंग की जा चुकी है। हाइफा एयरफील्ड की मैपिंग को लेकर यह बड़ी खबर है। इजराइल का ये सबसे बड़ा एयरफील्ड है हाइफा, और हिजबुल्लाह ड्रोन से वीडियो बनाने में किस हद तक कामयाब रहा, ये उसी का सबूत, उसी की तस्वीर भी आपके सामने है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने हाइफा के मिलिट्री एयरफील्ड की तस्वीरें जारी की है। एक क्विक रिएक्शन इस पर आप दोनों से लूंगी, लेकिन उससे पहले सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करूंगी, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल में कहां-कहां और किन ठिकानों पर रेकी की है। अब ये लोकेशंस आपके सामने, आप मुझे ज्वाइन करिए मनीष और सुमित इंफॉर्मेशन वॉल पर। हाइफा और हाइफा पोर्ट के बारे में ये लोकेशंस कितनी क्रूशियल है ये समझा दीजिए, क्योंकि आयरन डोम बैटरी की लोकेशन और साथ ही सार मिसाइल वॉरशिप की लोकेशंस के लिहाज से हम इसकी चर्चा सुमित क्यों कर रहे हैं। देखिए, आप इस समय हाइफा की बात कर रहे हैं। हाइफा वो जगह है जहां से बड़े ऑपरेशंस हिजबुल्लाह के खिलाफ चलाए जाने थे, और 48 घंटे का जो सीजफायर किया गया था, इजराइल की ये बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि इजराइल को लग रहा था कि कुछ भी नहीं होगा, सीजफायर हो गया, लेकिन 48 घंटे में ये पहला एपिसोड का विजुअल है जो 10 मिनट का उन्होंने रिलीज किया है। इसके अलावा कई और विजुअल्स हैं जिसमें देखिए ना सिर्फ उन्होंने हाइफा पोर्ट, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के डिपो, उनके ऑयल डिपो, यहां तक कि आयरन ड्रोम कहां पर मौजूद है उसके विजुअल भी अच्छी विजुअल्स, देखिए एचडी क्वालिटी विजुअल्स हैं, और ये इसलिए किए गए क्योंकि उनको पता है कि अगर अब हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक होगा तो हिजबुल्लाह को कहां अटैक करना है। कि इजरायली एयर डिफेंस मिसाइल की जो स्टोरेज लोकेशन है, उसने इस वीडियो को जारी करते हुए ये बता दिया कि ये भी हमारी नजर में। मनीष, पता फिर भी सुमित और मैं दोनों हाइफा और उसके आगे लेबनान बॉर्डर पर गए हैं। ये जो इलाका है यहाँ पर इसके ठीक सामने में जो होटल सब हैं वहाँ पर मैंने रात गुजारी थी और उस समय भी हमला हुआ था। लेकिन आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिहाज से, इसलिए भी क्योंकि भारतीय कंपनी इस पोर्ट का संचालन करती है, उसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन
दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि इन सब जगह तक हिजबुल्लाह पहुंच पा रहा है। अभी इतने क्रूशियल जगह पर अगर हिजबुल्लाह पहुंच के और कई घंटों का वीडियो बनाता है, वो बनाने के पीछे का पर्पस क्या है? वो पर्पस यह है कि वो बार बार आईडीएफ को और नेतन्याहू को कह रहा है कि देखो आप समझो कि आप किससे लड़ने जा रहे हो। इसका मतलब यह है कि वो एक तरह से सिग्नल देना चाहता है। लेकिन नेतन्याहू की मजबूरी यह है कि नेतन्याहू को अगर कुर्सी पर बने रहना है तो उसे जंग चाहिए, चाहे वो हमास से हो चाहे हिजबुल्लाह से हो। अगर कल के दिन में हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा तो यकीन मानिए उसके बगल में आप रहेंगे तो आपसे लड़ने आ जाएगी। तो ये नेतन्याहू का टारगेट है, कुर्सी के लिए जंग लड़ेंगे, और जंग लड़ेंगे तो उसकी कीमत इजराइल चुका रहा है, आगे भी चुकाएगा। नेतन्याहू के खिलाफ जिस लिहाज से जारी है उसको लेकर भी आगे खबरों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब 24 साल बाद पुतिन दोबारा उत्तर कोरिया दौरे पर पहुंचे। एक और बड़ी खबर है, सबसे पहले आप दिखाते हैं आखिर कैसे पुतिन का उत्तर कोरिया में जोरदार स्वागत हुआ है। बड़ी खबर है, प्योंगयांग में पुतिन और किम जोंग की मुलाकात को लेकर जहां करीब 90 मिनट चली दोनों नेताओं की मुलाकात। पुतिन ने उत्तर कोरिया को मदद का वादा किया है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी भी जारी रहेगी। अब रणनीतिक साझेदारी जारी रहेगी, इसको देखते हुए क्या बड़े फैसले हुए हैं, इस बारे में आगे और इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। उससे पहले ये तस्वीर देखिए जहां 90 मिनट तक हुई मुलाकात और जोरदार स्वागत की तस्वीरों पर पूरी दुनिया की नजर है। हालांकि मनीष, इन तस्वीरों को वर्ल्ड ऑर्डर के लिहाज से और ग्लोबल पर्सपेक्टिव के लिहाज से कैसे देखा जा रहा है, इस पर आपसे सवाल करूंगी। उससे पहले इस मुलाकात को लेकर बड़ी खबर, डील को लेकर भी बड़ी खबर। पुतिन और किम जोंग की इसी मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर की बात तो हमने की, लेकिन दोनों देशों के बीच मुलाकात की सामान्य डिटेल्स बाहर आई हैं। लेकिन दोनों देश एक ऐसे सामरिक गठबंधन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो दुनिया को खतरे में धकेल सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में एक एक डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबरें यहां पर मिली है कि आखिर किस तरीके से अब यह साझेदारी इस हद तक बढ़ रही है, जिसमें देखिए कि RS-24 यार्ड्स को लेकर जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है, और टोपोल M को लेकर बड़ी खबर है जिसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है, और स्कैंडर को लेकर भी जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। बड़े इनपुट मिल पा रहे हैं और ये इनपुट इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है जहां समझिए कि आखिर दोनों के बीच किस तरीके से ये महत्वपूर्ण डील हो रही है। अब दुनिया पर न्यूक्लियर खतरा जो बढ़ रहा है उसकी बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किम जोंग रूस से घातक मिसाइलों की टेक्निक चाहता है, और इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से इसी टेक्निक के लिहाज से आने वाले वक्त में किम जोंग बड़े फैसले ले सकता है, क्योंकि अपनी मिसाइलों को उन्नत करने के लिए उसे इस टेक्निक की जरूरत है। इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि आखिर किस तरीके से दोनों के बीच जारी डील में परमाणु कार्यक्रम के लिए उत्तर कोरिया को यूरेनियम की जरूरत है और स्पेस प्रोग्राम के लिए भी किम जोंग को नई टेक्निक की दरकार है। ये इंपॉर्टेंट बात आपने जानी, क्योंकि यह समझना भी बहुत जरूरी है कि रूस से नॉर्थ कोरिया की आखिर डिमांड्स क्या हैं, और उसी के तहत ये 3 तस्वीरें आपके सामने, जिसमें देखिए कि आखिर रूस से नॉर्थ कोरिया फाइटर एयरक्राफ्ट चाहता है, सरफेस टू एयर मिसाइल चाहता है और बैलिस्टिक मिसाइल उपकरण की डिमांड भी है। अब इसमें 3 और महत्वपूर्ण बातें, जहां मिसाइल के लिए जरूरी सामान के साथ साथ टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स, आधुनिक हथियारों की टेक्निक, और इस आधुनिक हथियारों की टेक्निक के बारे में सुमित आप कल भी जिक्र कर रहे थे। मंशा क्या है आखिर किम जोंग की, और किस लिहाज से वो परमाणु हथियारों की अपनी इस डिमांड को रूस के माध्यम से पूरा कर रहा है? देखिए, एक बात तो तय है कि पिछले 2 दशकों में नॉर्थ कोरिया ने इतने सारे सैंक्शंस हो जाने के बाद अपने आप को जिस तरीके से सस्टेन किया, खासतौर पे इतनी ज्यादा बड़ा जखीरा तैयार कर लिया मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अब लिमिटेड हो गया। अब नॉर्थ कोरिया को जरूरत है नई टेक्नोलॉजीज की, नई चीजों की, और वो कौन प्रोवाइड करा सकता है? वो रशिया प्रोवाइड करा सकता है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आज भी जब दोनों के बीच में नेगोशिएशन हुए, बातचीत हुई, तब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम लिया गया। यानी ना सिर्फ आप ये डिफेंस से लिमिटेड होगा, बल्कि एग्रीकल्चर, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर
हेल्थ सेक्टर, इसके एजुकेशन, सारी चीजें इंक्लूड की जा रही है। और ये इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया को जरूरत है टेक्नोलॉजी की, जिससे वो अपनी सबमरीन, एयरक्राफ्ट, अपने मिसाइल, अपने आर्टिलरी गन्स के शेल्स, इन सबको डेवलप कर सके। और साउथ और रशिया को जरूरत है खासतौर पर एक ऐसे पार्टनर की जो उसके बुरे वक्त के अंदर उसको साजो सामान प्रोवाइड करा सके। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो दोनों देशों के बीच में बन पार्टनरशिप गई। दोनों के जेस्चर्स में मनीष नजर आ रही है, जरा उसे भी समझा दीजिए। और ग्लोबल पर्सपेक्टिव के इस लिहाज से क्या इंटरसेप्ट किया जा रहा है? देखिए, ये बात तो सच है कि आज जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये पूरी दुनिया इस पर नजर रखे हुए है। अब वो कहते हैं ना हिंदी में कि एक और एक मिलकर 11 बन जाते हैं। तो रूस और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे को उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं जहां पर वो एक और एक मिलकर 11 बन रहे हैं। जिन चीजों की जरूरत रूस को है वो नॉर्थ कोरिया सप्लाई करेगा, नॉर्थ कोरिया को जो जरूरत है वो रूस सप्लाई करेगा। अब सवाल यह है कि इस वॉर गेम में मुझे जो सबसे बड़ा डर है कि जब रूस नॉर्थ कोरिया को एक फिदाइन की तरह से इस्तेमाल करेगा तब आप क्या करेंगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार भी है, नॉर्थ कोरिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर रूस के कहने पर नॉर्थ कोरिया रोग हो जाए, अगर रूस के कहने पर नॉर्थ कोरिया अपने बैलिस्टिक मिसाइल या न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करे, फिर क्या होगा? कौन रोकेगा? उस तबाही से कौन रोकेगा? और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका आज की तारीख में हर जगह से जब फंसा हुआ है वहां नॉर्थ कोरिया उसके लिए सबसे बड़ा सरदर्द होगा। बिल्कुल, लेकिन अभी इस वॉर फ्रंट पर किस तरीके के हालात हैं, उसी की 5 बड़ी खबरें अब आपके सामने, जहां देखिए कैसे सबसे पहले सोलेडार में रूस के भीषण अटैक की तस्वीर सामने आई है और यूक्रेनी आर्टिलरी पर रूस का अटैक, एमएलआरएस से दर्जनों रॉकेट दागे गए। ये देखिए तस्वीर। रूस के अजोव रोस्टोव में भी यूक्रेनी हमले को लेकर तस्वीर सामने आई, जहां ड्रोन के जरिए रूस में कैसे हमले को अंजाम दिया गया, ये देखिए। पनडुब्बी बताई जाती है जो कि कैलिब्र गाइडेड मिसाइल सिस्टम से लैस है। ऑनिक्स सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है और जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हालांकि ओरेल परमाणु पनडुब्बी के बारे में जिस तरीके से खबरें मिल रही हैं, परमाणु संचालित मिसाइल ले जाने वाली ये पनडुब्बी है, क्रूजर P700 ग्रेनाइट सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल से लैस है। हालांकि परमाणु पनडुब्बी की ड्रिल के मायने क्या है, यही होगा सवाल। उससे पहले जानिए, रूसी परमाणु पनडुब्बियों की ड्रिल पश्चिम को संदेश है। पुतिन साफ करना चाहते हैं कि वो पश्चिम के दबाव में नहीं आएंगे। रूस का ये संदेश कि यूक्रेन युद्ध कभी भी नेटो को भारी पड़ सकता है और पुतिन किम जोंग की मुलाकात रणनीतिक तौर पर भी अहम है। अब इस मुलाकात से इसे जिस तरीके से सुमित हम जोड़ रहे हैं, ये सवाल मैंने इसीलिए किया, क्या इन तस्वीरों को जारी करते हुए भी एक बड़ा मैसेज दे दिया गया? देखिए, मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि आप देखिए क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल तैनात की गई, वो उसके बाद वापस आ गई रशिया। लेकिन रशिया ये मैसेज इसलिए देना चाहता है, वो वेस्ट को इसलिए समझाना चाहता है कि अगर आप हमारे इलाकों में ऐसे गश्त करेंगे, लगातार हम पर प्रेशर पॉइंट बनाएंगे, तो फिर हम भी तैयार हैं। और इस तरीके की एक्सरसाइजेस करना खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर या तो प्रभाव ज़्यादातर अमेरिका का है या फिर उनके अलायंस का है या फिर आप ब्रिटेन का कह सकते हैं, तो उन इलाकों में एक्सरसाइज करने का मकसद बिल्कुल साफ होता है कि देखिए हमारी क्षमताएं आपसे ज्यादा है, मुकाबला करने के लिए तैयार है। भले ही हम यूक्रेन के युद्ध में आप कह सकते हैं इन्वॉल्व हो, लेकिन हमारी क्षमताएं इतनी ज्यादा है कि हम और फ्रंट के ऊपर भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल। अब रूस ने लॉन्च की है नई स्टेल्थ पनडुब्बी। एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां परमाणु मिसाइलों से लैस है ये पनडुब्बी और आकिंजेंग समुद्री परीक्षण के लिए ये रवाना हो चुकी है। अब दुश्मन का काल पुतिन की ये किस तरीके से परमाणु मिसाइलें बन रही हैं, इसको लेकर होगा सवाल। उससे पहले इंफॉर्मेशन इस बारे में रखेंगे आपके सामने, जहां सुमित जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये लोकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ऐसी लोकेशंस जहां पर अमेरिका का ज्यादा प्रभाव है, पश्चिम का ज्यादा प्रभाव है। और इसी तरीके के युद्धाभ्यास के जरिए क्या ये पश्चिम को बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है? लेकिन अब इसी बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां जानिए किस तरीके से यासेन M क्लास पनडुब्बी ये बताई जा रही है और 9656 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ने वाली परमाणु मिसाइल है। 1000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य साधने में ये सक्षम है। साल के अंत तक रूस की नौसेना में भी ये शामिल हो जाएगी और इस लिहाज से आने वाले वक्त में मनीष, युद्ध का स्तर किस तरीके से बढ़ जाएगा, कैसे होगा इसका इस्तेमाल, इसको लेकर करूंगी सवाल। उससे पहले इसकी फायर क्षमता भी, जहां देखिए जिरकॉन परमाणु मिसाइल, कैलिबर मिसाइल, ऑनिक्स क्रूज मिसाइल और साथ ही स्टेल्थ क्षमता, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन, उन्नत सोनार सिस्टम, अपडेटेड फाइटर सिस्टम, ट्रैक करना भी मुश्किल। मनीष, देखिए सेंट पीटर्सबर्ग के जिस डॉकयार्ड में ये सब पनडुब्बियां बनाई जाती है,
एक बार मैं स्टोरी करने के लिए वहां गया था, तो मैंने कुछ लोगों से बात की थी। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि यूक्रेन में जब तक युद्ध हो रहा है तब तक तो आप देख रहे हैं कि यूक्रेनियन टेरिटरी में रूसी सेना चारों तरफ से आक्रमण कर रही है, लेकिन जब इस युद्ध का दायरा बढ़ेगा, यानी यूरोपीय देश तक पहुंचेगा या अमेरिका तक पहुंचेगा, तब इस तरह के परमाणु पनडुब्बी का सबसे अहम रोल होगा और ये सबसे अधिक घातक होगी। और इसीलिए देखिए, पूरा जखीरा है इनके पास न्यूक्लियर सबमरीन का। कई सारे सबमरीन भारत ने भी रूस से मंगाए हैं। ऐसी स्थिति में लगातार इनका प्रदर्शन, इनका न्यूक्लियर ड्रिल के तहत एक्सरसाइजेज में भाग लेना, इनको क्यूबा तक भेजना, साफ तौर पर रूस अगले युद्ध की तैयारी कर रही है। वो युद्ध जो रूस की सीमा से दूर और अमेरिका और सहयोगी देशों की सीमा के भीतर होगा, उसी के लिए ये सब कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल। अब सहयोगी देश इस बारे में वाकिफ है क्या? यही वजह है कि यूक्रेन को मदद को लेकर भी बड़ी खबरें मनीष मिल रही हैं। अब एक और खबर है, यूक्रेन को सैन्य मदद पर इटली से ये खबर आई है, जहां यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल इटली देगा। बहुत जल्द मिसाइल भेजने की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। ब्रिटेन भी यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल भेज चुका है। अब इस बारे में स्टॉर्म शैडो मिसाइल को स्कैल्प मिसाइल भी कहा जाता है, ये आपको बता दें। उस स्टॉर्म शैडो का मिशन दुश्मन खदेड़ो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इसकी मारक क्षमता देखिए 250 से 500 किलोमीटर बताई जाती है। उच्च सटीकता इसकी हर लक्ष्य को तबाह में ये सक्षम है। वहीं दुश्मन के डिफेंस सिस्टम से बचकर लक्ष्यों को भेदने में भी ये सक्षम है। अलग अलग लक्ष्यों को भेदने की इसकी क्षमता जानिए, जहां बंकर, हवाई पट्टी, सैन्य अड्डे को नष्ट करने के लिए इसे डिजाइन किया गया और शक्तिशाली वॉरहेड के तहत इंफॉर्मेशन, जहां गहरे बंकर और मजबूत ढांचों को तबाह करने में भी ये सक्षम बताई जाती है। हालांकि मिशन के दौरान फिर से प्रोग्राम भी ये की जा सकती है। और मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के बारे में इनपुट, जहां राफेल, टॉर्नेडो, टाइफून फाइटर जेट से दागी जा सकती है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल के मिलने से यूक्रेन की ताकत किस तरीके से और बढ़ जाएगी, क्योंकि रूस की जमीन में वो घुसकर हमले कर सकेगा। रूसी रक्षा पंक्ति पर हमला भी संभव है और रूस की आर्टिलरी पर अटैक इसके जरिए संभव हो पाएगा। और यूक्रेन का सैन्य नुकसान भी इस लिहाज से सुमित समझा जाए तो कम हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें कि अभी तक यूक्रेन के जो अटैक थे वो कहां तक सीमित थे, बेलग्रोड तक, क्रीमिया तक, इन इलाकों में लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब इन मिसाइलों के आने के बाद अगर वो डीप एरियाज के अंदर स्ट्राइक करता है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर रूस की पकड़ बहुत ज्यादा अच्छी है, या फिर अभी देखें जो युद्ध के अंदर खैरसोन के अंदर इन इलाकों के अंदर रूस ने अपनी पकड़ या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बना लिया है, वहां पर अगर अटैक करना तो ये मददगार होगा। और सबसे खास बात यह कि ये मल्टी लॉन्चर्स हैं, यानी इसको ना सिर्फ नौसेना इस्तेमाल कर सकती है, वायुसेना भी, और इसको सरफेस टू सरफेस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये मिसाइलें आ जाने के बाद यूक्रेन को एक बड़ी, आप कह सकते हैं कि एक क्षमता जरूर मिलेगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि रूस भी अपनी क्षमताओं को बहुत बढ़ा चुका है। रूस जिस तरीके से आगे इलाकों के अंदर अपने ऑफेंसिव ऑपरेशन चला रहा है, उसमें अब यूक्रेन के पास पॉसिबिलिटी बहुत कम है चीजों को मैनेज करने की या फिर एक्सपीरियंस करने की, क्योंकि इस युद्ध के अंदर रूस की बढ़त अब लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मनीष, रूस कैसे रिएक्ट करेगा इटली की इस मदद को देखते हुए? देखिए, रूस के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ये कह रहा है कि हम तैयार हैं, और तैयार है मतलब रूस कभी भी यूक्रेन से युद्ध कर रहा है ये नहीं मानता है। रूस हमेशा ये कह रहा है कि हम नाटो से लड़ने के लिए तैयार हैं। पिछले एक साल में नाटो ने अपने 4 सदस्यों को जोड़ने की कोशिश की और उसका एक्सपेंशन लगातार है। तो रूस के लिए यह संप्रभुता और सुरक्षा का सवाल है। तो रूस अपनी तैयारी में कहीं कमी नहीं रखेगा। फिर चाहे पुतिन का विजिट, आप देख रहे हैं कि पुतिन पहले चीन गए, बेलारूस गए, नॉर्थ कोरिया गए, वियतनाम गए, अमेरिका के खिलाफ अब वो बड़े गठबंधन की तैयारी में है, ताकि आने वाले समय में जब लड़ाई हो तो अमेरिका को चौतरफा घेरा जा सके। लेकिन अब इस लिहाज से रूस अलग अलग फ्रंट पर कैसे मुकाबला करेगा, नेटो के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, और जिस तरीके से ये सहयोगी देश इस वक्त मदद यूक्रेन को पहुंचा रहे हैं, जाहिर सी बात है ये सभी एकजुट होकर रूस के लिए भी तो चुनौती खड़ी कर रहे हैं। मनीष, बिल्कुल सही बात है, रूस के लिए भी आसान नहीं होगा और आसान नहीं है भी। बीते 3 साल से मुझे लगता है कि रूस ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि 3 साल से वो यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ेगा। ये अलग बात है कि उनकी दलील है कि 30 कंट्री मदद कर रहे हैं, हथियारों की सप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इतना लंबा युद्ध चला है। अब ऐसे में अगर दूसरे और फ्रंट खुल जाएंगे तो वहां पर रूस का लड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर यहीं पर रूस के लिए उम्मीद की किरण चीन है, उनके लिए उम्मीद की किरण ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, और इसी वजह से हम लगातार कह रहे हैं कि एक बड़े महायुद्ध के लिए हम सबको भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो होना अब अवश्यंभावी दिखता है जिस तरह की तैयारी हो रही है। शुक्रिया, नजर बनाए रखें आप दोनों युद्ध के हालात की इन खबरों पर, आगे भी अपडेट देते रहेंगे।